हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा एमपी सेट का एग्ज़ाम जो कि 27 अगस्त को होना था वो हो चुका है। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मैं उसका एनालिसिस भी करा दूँगी। अगर आप लोग कहेंगे, कॉमेंट में बोलेंगे तो मैं उसका ज़रूर एनालिसिस करा दूँगी। और अब हम जो हमारा टॉपिक था भाषा विज्ञान जो हम कर रहे थे इकाई 1 को, उसी को अब हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे या कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो सीरीज़ हम कंटिन्यू ही करेंगे, ठीक है। बट हम भाषा विज्ञान को भी कंप्लीट करेंगे ताकि हम अगली टॉपिक जो हमारा यूनिट 2 है उसकी तरफ बढ़ सके, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पिछली वीडियोस तो जा करके देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अब जो भी क्वेश्चंस होता है या फिर जो चीज़ नहीं समझ आती है, जो भी अगला टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी, जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, जो कुछ भी क्वेरीज होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक हमने बोलियां, अपभ्रंश ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम मैं उसमें से थोड़ी एक दो चीज़ें जो रह गई थी मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। जो हमारी हिंदी की कुछ जो बोलियां हैं, ठीक है, उनके नामकरण करता क्या होता है हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। और कुछ कुछ बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि एक है हमारी बोली कौन सी, कौरवी, ठीक है। कौरवी ये हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है कि कौरवी किसने माना है, यानी इसके नामकरण करता कौन है, तो वो है हमारे राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कौरवी राहुल सांकृत्यायन। वहीं पे ब्रजबुली का नामकरण किसने किया है, तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया है। किसने किया है, ईश्वर चंद्र गुप्त ने, ईश्वर चंद्र गुप्त, याद रहेगा। आगे है राजस्थानी भाषा, ठीक है। अब राजस्थानी भाषा को जो नामकरण राजस्थानी किसने दिया है, तो वो दिया है हमारे ग्रियर्सन जी ने, ठीक है। और यही सेम यहीं पर ग्रियर्सन जी एक और नाम देते हैं, वो है बिहारी। क्या देते हैं, बिहारी। ग्रियर्सन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको ये चीज़ें क्या हैं, बेसिक हैं, ये आपको पता भी होनी चाहिए। वहीं पे जो हमारी डिंगल बोली है वो किसने दिया है नामकरण, बांकीदास ने। किसने दिया है, बांकीदास। और भोजपुरी के किसने दिया है, रेमंड ने। देखो भोजपुरी किसने दिया है, रेमंड ने। और वहीं पे मैथिली दिया है कोलब्रुक ने। किसने दिया है, कोलब्रुक, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ है ना कुछ बोलियाँ हैं और उनके अन्य नाम भी है या उनकी उपबोली। जैसे यहाँ से हरियाणवी जो है, हरियाणवी का क्या है, एक बांगरू और क्या होती है, देश वाली, ये अन्य नाम है। और इनकी उपबोली क्या है पूछी जाती है, जाटो और चमरवा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये ना, इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जाटो और चमरवा किसकी उपबोलियाँ हैं, तो वो है हमारी हरियाणवी की, ठीक है। इसमें से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आप अवधि देख लेना, कौरवी को ही खड़ी बोली भी कहा जाता है, ठीक है। अवधि को क्या, कोशली और बैसवाड़ी, बुंदेली को बुंदेलखंडी, ये कौरवी को ही खड़ी बोली भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है हमारा क्या, राजभाषा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को राजभाषा अच्छे से समझाने वाली हूँ। पीपीटी से बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको क्या नई स्लाइड ले लूँगी और उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि हमारी मतलब कितनी कितनी बोलियों को शामिल किया गया है, या फिर राजभाषा, हमारी हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, उसको राजभाषा का अगर दर्जा मिला है तो क्यों मिला है, कब मिला है, संविधान में कौन सी अनुसूची में हमारी हिंदी भाषा का प्रावधान है। ये सारी चीज़ें आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए, आप लोगों को बाद में सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से चीज़ें क्या करनी है, याद रखने। तो जो मेरा सबसे पहला सवाल है ये है कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है या मातृभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है या मातृभाषा है। देखो हमने बचपन में तो बहुत पढ़ा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना, ज़्यादातर सभी के स्कूल्स में ये चीज़ें बताई जाती थी कि हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है। बल्कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है वो, राष्ट्रभाषा बिल्कुल भी नहीं है हमारी हिंदी। अब हिंदी राजभाषा क्यों है,
तो हमारी हिंदी राजभाषा, और राजभाषा क्यों है? क्योंकि राजभाषा के दो प्रावधान है। कौन से? एक केंद्र और दूसरा क्या होता है? राज्य। क्या होता है? एक दो प्रावधान होते हैं, ठीक है। एक होता है केंद्र को लेकर के होता है, दूसरा होता है राज्य को लेकर। तो हमारे केंद्र की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हमारे केंद्र की राजभाषा क्या है? वो हिंदी है। इसीलिए हमारी राजभाषा भी हिंदी है, ठीक है। भारत की जो केंद्र हिस्सा, जो केंद्र है, उसकी भाषा क्या है? वो हिंदी है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि वो पूरे यहाँ की, पूरे ही भारत की जो राजभाषा है वो क्या मानी गई? हिंदी मानी गई, ठीक है। तो एक हिंदी राजभाषा हुई। हमारे देश में राष्ट्रभाषा क्या? हिंदी को मानना एक मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है? हमारा बहुभाषी देश है ना। सिर्फ हिंदी को एक राष्ट्रभाषा मान लेना क्या गलत? ये तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं हैं, है ना। आप एक ही स्टेट में देखोगे ना, पता ना जाने कितनी बोलियां होती हैं, कितनी उपबोलियां होती हैं, कितनी भाषा होती। तो हम किसी एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दे सकते ना, है ना। तो क्या हुआ कि हिंदी हमारे जो केंद्र था उसकी भाषा हिंदी थी। इसीलिए क्या किया गया कि राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला, ठीक है। इतना आया। अब हिंदी राजभाषा हो सकती है क्योंकि हिंदी भाषी लोग क्या है? जनसंख्या में ज़्यादा हैं, और जो हमारी राजधानी है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है। इसीलिए क्या हुआ कि जो हमारा हिंदी है वो इसको क्या? राजभाषा की संज्ञा दी गई। राजभाषा बोला गया किसको? हिंदी को, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। और हिंदी को राजभाषा देने का अर्थ क्या है? वो ये है कि अन्य भाषाओं को कोई क्या मतलब कि देखो, अगर हिंदी, एक बात बताओ, अगर हिंदी हमारी राजभाषा है तो क्या अन्य भाषाओं का कोई महत्व नहीं है? अन्य भाषाएं जो भी हो गई हमारी, हिंदी, उर्दू, मराठी, हिंदी तो नहीं, चलो उर्दू, मराठी, बंगाली, अंग्रेजी, क्या इनका कोई महत्व नहीं है? इनकी कोई वैल्यू ही नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमारी राजभाषा हिंदी है तो बस हिंदी को ही माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी बोलियों, जो भी सभी भाषाओं का क्या है? अपना एक अस्तित्व होता है, सभी का अपना एक महत्व होता है। लेकिन जो जनसंख्या में ज़्यादा थे, ज़्यादा बोलने वाली जो भाषा थी वो क्या थी? हमारी हिंदी थी। और जो हमारा केंद्रीय क्षेत्र था वो भी हिंदी था। इसीलिए हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि राजभाषा हिंदी को क्यों माना गया, ठीक है। तो हिंदी को जो देखो, संविधान में राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? अब ये क्वेश्चन सबसे पहला क्या है कि हिंदी जो है हमारी, उसको संविधान में कब दर्जा प्राप्त हुआ है राजभाषा का? कब हम हिंदी दिवस मनाते हैं? तो वो है हमारा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को क्या, इसी को हम हिंदी दिवस मनाने लगे। और इसी दिन क्या था? हमारा जो हमारी राजभाषा हिंदी थी, उसको जो हमारा संविधान है उसमें क्या हुआ? उसमें दर्जा उसको मिला, राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला, ठीक है। अब भारतीय संविधान के किस हिस्से में राजभाषा की बात कही गई? देखो, अब हमारा जो भारतीय संविधान है, संविधान के बारे में आप लोगों को पता है। अब जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हिंदी कौन से भाग में कही गई, किस हिस्से में थी? तो सबसे पहले देखो, भाग 17 में। कहाँ? भाग 17 में आर्टिकल कौन सा? 343 से 351 याद रहेगा। देखो 351 याद रखना। अगर 351 52 में कन्फ्यूज़न हो तो देखो 352 बहुत बड़ा, हमारा बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? आपातकाल है ना। तो इसलिए 343 से 351, ठीक है। अब देखो, यहाँ तो मिली हमारी राजभाषा हिंदी के बारे में, ठीक। अब ये क्या था? ये था केंद्र व राज्य सरकार में हिंदी भाषा का प्रावधान। इसमें क्या था? केंद्र और राज्य सरकार के बारे में, जो भी हिंदी भाषा है केंद्र और राज्य सरकार से रिलेटेड, उसके बारे में इसमें दिया गया है। अब क्या था? 2 आर्टिकल और हैं। कौन से हैं? जहाँ संसद और राज्य की विधानसभाओं का जिक्र है। देखो, सबसे पहला एक आ जाता है हमारा अनुच्छेद 120। कौन सा आ जाता है? 120। और अनुच्छेद 210, 120 और 210। 120 क्या है? हमारा संसद है, संसद से संबंधित है। क्या है? संसद।
ठीक है। और जो हमारा 210 है वो क्या है, हमारा विधानमंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा याद रहेगा। देखो अब इसको याद कैसे करोगे, 120 और 210 में कंफ्यूजन रहेगी। तो देखो संसद क्या है, केंद्र सरकार का कामकाज देखती है ना। 120 केंद्र सरकार का कामकाज देखती है, कौन, संसद। और वहीं जो हमारी विधानमंडल वो क्या है, राज्यों का कामकाज देखती है ना। तो क्या करना है, 120 से याद रखना है आपको संसद, और 210 से आपको याद रखना है विधानमंडल। सबसे पहले आएगा हमारा केंद्र, फिर आएगा हमारे राज्य, ठीक है। सबसे पहला जो केंद्र है उसकी भाषा यानी 120, फिर आएगा राज्य यानी 210। याद हो जाएगा, क्लियर है, इजी है, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब जो हमारे देश का संविधान है उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले देखो एक होता है हमारा प्रस्तावना होता है, क्या होता है, प्रस्तावना है। फिर इसमें 22 चैप्टर्स हैं संविधान में, कितने हैं, 22 चैप्टर्स हैं। और फिर आती है हमारी अनुसूचियाँ, क्या आती हैं, अनुसूचियाँ। 3 चीज़ें हैं संविधान में, ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसके अंदर 22 चैप्टर्स हैं, फिर अनुसूची। अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो ये हैं हमारी 12। और इसी 12 में से 8वीं अनुसूची में क्या है, हिंदी भाषाओं के लिए है। 8वीं अनुसूची में क्या है, हिंदी भाषाओं के लिए है, ठीक है। तो संविधान में हिंदी भाषाओं का प्रावधान कहाँ कहाँ रहा, कहाँ कहाँ रहा, देखो एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले क्या मैंने बताया, भाग 17, कौन सा, भाग 17 में आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 343 से 51, ठीक है। अब दूसरा है, ये दूसरे आर्टिकल्स हैं, ये इसके अंदर नहीं आएगा। 120 और 210 अलग है ये, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको 120 और 210। 120 में क्या था हमारा, संसद यानी कि केंद्र सरकार की जो वो कामकाज देखती है, संसद की भाषा। 210 में आ गया विधानमंडल की भाषा, ठीक है। एक जगह भाग 17 में, फिर 120 और 210 में। अब आ जाता है हमारी जो 12 अनुसूची थी उसमें 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में भी तो है ना, जो हमारी भाषाएं जोड़ी गई हैं वो किस में है, वो 8वीं अनुसूची में ही तो है। आगे मैं पढ़ाऊंगी कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, पहले कितनी थी, अब कितनी है, कब कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया है, देखो यहाँ पे मैं बताऊंगी, ठीक है। कौन से संशोधन में कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी। अभी इतना समझ आ गया है, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, अब जितने हमारे आर्टिकल्स हैं 343 से 351 तक, उसको मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला जो आप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ सारा, आप चाहें तो एक बार कॉपी में नोट कर लेना, आपको क्या होगा, अगली बार क्या होगा, ईजी होगा समझने में, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद है वो है 343 यानी 343। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है क्या, राजभाषा क्या होगी हमारे। सबसे पहले ये मतलब ये तय किया गया कि हमारी राजभाषा क्या होगी, ठीक है। लिपि क्या होगी और हमारा अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमारी राजभाषा क्या मानी गई, हिंदी मानी गई। लिपि क्या मानी गई, देवनागरी मानी गई, देवनागरी लिपि। और अंक क्या माना गया हमारा, अंकों का स्वरूप माना गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय, यानी ये जो एक रुपए 1 2 ऐसे टाइप होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखने की जगह तो है नहीं, ठीक है, ये माना गया। इतना क्लियर। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या माना गया, उसमें आ जाता है हमारा, देखो सबसे पहले हमारी राजभाषा क्या होगी ये तय किया गया। हमारी लिपि क्या होगी, देवनागरी, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है और हिंदी की क्या लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। और वहीं पे हमारा अंक क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय अंक, क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय अंक, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा जो 344 है, 344 अनुच्छेद 344, 343 में सिर्फ इतना ही था, इतना ही तय किया गया। अब देखो 344 में क्या था, देखो अब पूरे देश की एक राजभाषा, इसके लिए क्या, एक राजभाषा आयोग बनेगा। अब देखो पूरे देश की एक राजभाषा है क्या, हिंदी। अब इसके लिए क्या हुआ, एक आयोग संगठित किया गया, ठीक है, जो भाषा संबंधी नीतियों को तय करेगा। क्या करेगा, भाषा संबंधी नीतियों। इसमें क्या हुआ, एक आयोग गठित हुआ, इतना याद रखो, आयोग गठित किया गया,
ठीक है, जो क्या करेगा, भाषा संबंधी नीतियों को तय करेगा। अब क्या हुआ कि अब इस आयोग के, ये जो आयोग गठित हुआ 344 में, इस आयोग को सलाह कौन देगा, ये किसके आधार पर काम करेगा, ये अब दिक्कत आई कि इस आयोग को अब कौन सलाह देगा, ये कैसे काम करेगा। तो इसके लिए भी एक आयोग गठित हुआ। क्या हुआ, एक और क्या हुआ, एक और आयोग बना। तो राजभाषा आयोग की सलाह देने के लिए बनी संसदीय समिति। क्या बनी इसमें, इसके लिए संसदीय। सवाल हमारा देखो, शब्दों को याद रखो, यहाँ से शब्दों से एक घुमा फिरा के क्वेश्चन किया जाता है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना आयोग गठित, यही शब्द याद रखो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आयोग गठित किया गया 344 में, फिर संसदीय समिति बनाई गई। क्यों, ताकि ये जो कामकाज करेगा किसकी सलाह पे करेगा, तो इनकी सलाह पे करेगा, संसदीय समिति के सलाह पर करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, अब देखो, अब क्या था कि इतने सारे प्रांत थे, तो क्या किया इसमें, हर प्रांत के लिए क्या किया, हर प्रांत के लोगों को इसमें शामिल किया, ठीक है। और उनके सलाह पर राजभाषा क्या करेगा, आयोग काम करेगा। जो आयोग बना इनके सलाह पे काम करेगा। इसमें हर प्रांत के लोगों को शामिल किया गया, ठीक है, हर प्रांत के लोगों को शामिल किया गया। और फिर ये संसदीय समिति बनाई गई, जो किसको सलाह देगी, वो देगी इसको, आयोग जो गठित हुआ था, ठीक है। राजभाषा जो आयोग काम करेगा किसके सलाह पे करेगा, संसदीय समिति। तो 344 के अंतर्गत क्या क्या आ गया हमारा, सबसे पहले हिंदी जो राजभाषा थी वो उसके लिए एक आयोग गठित किया गया कि कैसे काम होगा, क्या होगा, नीतियों को तय करेगा कौन। फिर इसको कौन काम देगा, इसको सलाह कौन देगा, उसके लिए भी एक चीज़ मतलब एक और संसदीय समिति बनाई गई, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, सभी प्रांत के लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको इरेज कर लेती हूँ क्योंकि और स्लाइड ऐड नहीं कर रखी है मैंने। अब देखो 343 समझ आया, उसमें क्या क्या था, हमारी राजभाषा चुनी गई, लिपि चुनी गई, अंक चुने गए। 344 में एक राजभाषा आयोग बनाया गया जो भाषा संबंधी नीतियों को तय करेगा, और वहीं पे उसको सलाह देने के लिए एक और समिति बनी गई, संसदीय समिति बनाई गई, ठीक है। जो आयोग बनाया गया था उसको सलाह देगी। अब 345 है, अब क्या है 345। अब इसमें क्या था, तो अब आता है हमारा राज्य, क्या आता है राज्य। अब हमारा देखो लोकतांत्रिक देश है ना, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी राज्यों को यह अधिकार दिया कि हर राज्य एक से अधिक राज्य भाषा बना सकता है, किसी पर कोई भी भाषा क्या हो थोपी नहीं जाएगी, ठीक है। हमारा भारत देश क्या एक लोकतांत्रिक देश है। तो क्या किया गया कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या कहा कि सभी राज्य को यह अधिकार है, जितने हमारे स्टेट्स हैं सभी राज्यों के पास अधिकार है कि वो एक से अधिक अपनी राजभाषा मान सकते हैं। अगर जैसे हिंदी है, हिंदी मान ली, हिंदी के साथ और कौन सी, और जैसे अगर बांग्ला मान ली, इस तरह से जो भी स्टेट है जो भी वो अलग से क्या कोई भी अगर वो लोग अपनी एक और राजभाषा चुनना चाहते तो उनके पास ये अधिकार था कि वो चुन सकते हैं, ठीक है। 345 में समझ आया क्या है। अब जो हमारा अगला आता है वो है 346। क्या आता है 346। देखो अब दिक्कत में थी कि सबकी क्या अलग अलग भाषा होगी। 345 की वजह से एक दिक्कत आ गई ना कि सब लोगों ने अगर हर स्टेट अलग अलग भाषा चुनने लगा। अब देखो अगर आपके पास उड़िया कोई बोल रहा है तो आपको हिंदी वालों को तो समझ नहीं आएगी, कोई बांग्ला बोल रहा है तो हिंदी वालों को तो नहीं समझ आएगी, है ना। तो अब ये दिक्कत आ गई कि एक राज्य दूसरे राज्य की भाषा को कैसे समझे या केंद्र उस भाषा को कैसे समझे, ठीक है, ये दिक्कत तो आएगी। अब देखो अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप हिंदी क्षेत्र के अगर नहीं हो तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा, और वैसे अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र के हो, केरला साइड के हो, तो आप अपनी भाषा बोलोगे तो मुझे भी नहीं समझ आएगा। तो अब ये दिक्कत आने लगी 345 अनुच्छेद के बाद 346 में कि लोग आपस में कैसे समझें या केंद्र क्या है कि राज्य जो उस राज्य की भाषा को कैसे समझे। ये चीज़ किस में आ जाती है, तो ये आती है हमारे 346 में। कहाँ आती है 346 में। ये दिक्कत किस में आई, तो इसमें क्या होगा 346
इसमें क्या समस्या है? पत्र व्यवहार की, पत्र व्यवहार की, कि आपस में कैसे संवाद करें। ठीक, अब जो हमारा अगला आता है 347 आता है अनुच्छेद। क्या आता है? 300, ये शब्द याद रखना, ठीक है। 347 में क्या था? अब जनता की मांग पर राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य मांग की जा रही भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। 347 में क्या है कि जो जनता है अगर वो मांग करे किससे? राष्ट्रपति से। याद रखना, सवाल में हो सकता है प्रधानमंत्री ये सारी चीज या उपराष्ट्रपति दे दे, नहीं, राष्ट्रपति से अगर वो मांग करे, उसको कोई अन्य राजभाषा चाहिए, अन्य राजभाषा भी चाहिए, तो वो क्या करता है कि राष्ट्रपति उसमें अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, और उसको भी दर्जा दिया जा सकता है। याद रहेगा, याद रखना, राष्ट्रपति से मांग। ठीक है, सवाल क्या है, ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमा देंगे, फिर आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम में कर क्या होगा, आपको लगेगा सही है, लेकिन एक शब्द की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगला है हमारा 348 अनुच्छेद। क्या है? 348। इसमें क्या था? इसमें आती है हमारी न्यायालय की भाषा। न्यायालय की भाषा क्या है? राज्य की सारी चीज़ें खत्म हो गई, राज्य से रिलेटेड जो था हमारा सब खत्म। ठीक है, अब आ जाता है हमारा न्यायालय की भाषा। तो न्यायालय की भाषा क्या थी? हमारी अंग्रेज़ी थी। क्या थी? अंग्रेज़ी तय की गई कि हमारी जो न्यायालय की भाषा होगी अंग्रेज़ी, क्योंकि आप देखोगे अगर हर स्टेट में हिंदी अगर नहीं भी आती होगी ना, तो अंग्रेज़ी है ना थोड़ी बहुत तो इंसान को आ रही होती है। ठीक है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जैसे भी किसी स्टेट में देखो, जैसे केरला के लोग क्या करते हैं, इधर आते हैं तो उनको हिंदी नहीं आ रही होती है, बट उनको इंग्लिश आती होती है ना, तो वो इंग्लिश में क्या करते हैं, बात कर सकते हैं। तो क्या था कि जो हमारे न्यायालय की भाषा रखी गई, वो क्या रखी गई? अंग्रेज़ी रखी गई। तो अंग्रेज़ी को क्यों चुना? अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा थी जो सबसे आसानी से संपर्क कर सकती है। मैंने अभी बताया आपको जैसे एग्जांपल। तो क्या है? न्यायालय की भाषा अंग्रेज़ी है। इसका मतलब क्या ये है कि जैसे अगर हमारे गांव से कोई किसान गया अपनी कोई भी दिक्कत लेकर के या अपना कोई भी प्रॉब्लम लेकर के, तो क्या उसका निवारण नहीं होगा? पहला सवाल यही बनता है, क्योंकि यार किसान को तो अब देखो अंग्रेज़ी तो आती नहीं होगी, है ना, किसी गरीब को, किसी मज़दूर को अंग्रेज़ी तो आती नहीं होगी, तो क्या अब उनकी बातों का सुना नहीं जाएगा या उनका निवारण नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपने देखो कोई मूवी देखी होगी कि कोई, जैसे कि कोई अदर स्टेट के कोई ऐसी जगह से कोई अगर मुजरिम होता है जिसको क्या हिंदी नहीं आती होती है ना, हिंदी नहीं आती होती, वो कोई अपनी भाषा में बोल रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक ट्रांसलेटर होता है जो उसकी भाषा को समझता, सुनता है, उससे मतलब आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं और इसके बाद वो जज को बताता है। इस तरह से क्या एक ट्रांसलेटर होता है ना, आपने मूवीज़ में तो देखा ही होगा ये। तो इसी तरह से क्या असली में भी होता है कि न्यायालय क्या होता है कि अगर किसान गया है, वो जिस भी भाषा में बोले, उसकी जो भी भाषा है, जो भी उसके स्टेट की भाषा जो भी बोली है, वो अपनी भाषा में बताएगा अपनी जो भी दिक्कत है। ठीक है, जो भी अपना पक्ष वहाँ पे रखेगा। उसमें क्या होगा, वहाँ पे जो भी है ट्रांसलेटर, जो उसकी भाषा, एक ऐसा ट्रांसलेटर बुलाया जाएगा जो उसकी भाषा को समझे और उसको ट्रांसलेट करके बताए। ठीक, तो ये किस में था? तो ये था 348 में। क्या है हमारा? न्यायालय की भाषा। न्यायालय की भाषा किस में है? और हमारे न्यायालय की भाषा क्या थी? अंग्रेज़ी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, न्यायालय प्लस विधेयकों की भाषा के संदर्भ में है ये। विधेयकों, ये दोनों शब्द याद रखना, विधेयकों। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला अनुच्छेद है, वो है 349। क्या है? 349। देखो ये सबसे छोटा सा अनुच्छेद है। इसमें क्या है? प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए, कौन सा? प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए जो भाषा संबंधी प्रावधान थे, भाषा संबंधी क्या थे? प्रावधान थे, वो इसमें थे। ठीक है, शुरू के जो 15 वर्षों के लिए जो भी भाषा संबंधी प्रावधान थे वो किस में थे? तो वो थे 349 में। ठीक है, अगला जो आता है हमारा 350 अनुच्छेद। क्या? 350 अनुच्छेद 350। ठीक है, आप देखो इसमें क्या था, सरकार ने यदि किसी अधिकारी को डिफरेंट कल्चर में भेज दिया, ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई यूपी का अधिकारी है, ठीक है, उसको कहाँ भेज दिया? तेलंगाना, केरला,
ऐसी जगह पे भेज दिया है, चेन्नई इस तरह से कहीं भेज दिया है जहाँ उसको मतलब, यहाँ पे मेन क्या था कि ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जो भी वो अधिकारी होगा, उसका जो बच्चा होगा उसको प्राइमरी एजुकेशन अगर उसको उसकी मातृभाषा में चाहिए, यानी यूपी का है अगर उसको हिंदी या उर्दू में जिसमें भी चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को क्या, उसकी प्राइमरी एजुकेशन उसकी मातृभाषा में दिलाई जाए। ठीक, दोबारा समझने की कोशिश करो। 350 अनुच्छेद जो है हमारा वो ये है कि जो 350 में क्या है, सरकार अगर किसी क्या अधिकारी को किसी अलग कल्चर में भेज देती है, यानी देखो जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं उनका तो इधर उधर होता रहता है ना, कभी वो यहाँ है कहीं यहाँ जाना पड़ता है। तो अब क्या है, इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, अब अगर कोई यूपी का बच्चा है, अगर उसको केरला भेज दिया जाए उसके पेरेंट्स के साथ, तो अब अभी क्या होगा, इस बच्चे को अगर हिंदी में इसकी प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बच्चे को क्या, उसकी प्राइमरी एजुकेशन उसकी मातृभाषा, जो भी जिस भाषा में वो, जो उसकी राजभाषा है, जो उसकी मातृभाषा, अगर वो उसमें उसको शिक्षा चाहिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको पूरी करे। ठीक है, आया समझ। अब इसी में एक और चीज़ आ जाता है, क्या व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन की भाषा, व्यथा, ये लाइन याद कर लो, ठीक है, जो लाइन मैं कह रही हूँ याद करने को याद कर लो, बाकी मैं समझा ही रही हूँ। व्यथा निवारण के लिए, यहाँ लिखना मुश्किल हो रहा है, अभ्यावेदन, ठीक है, अभ्यावेदन। और यही 350 में 2 पार्ट थे, ये था हमारा ए पार्ट, ठीक है। अब बी क्या है, बी पार्ट क्या था, 350 में 2 पार्ट थे, ठीक है, क ख, तो 350 ए समझ आया। अब बी यहाँ पे यही था कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग थे, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राष्ट्रपति क्या एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा, एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा, ये क्या था, बी था, ठीक है, याद कर लेना इसको। अगला जो हमारा आखिरी है अनुच्छेद वो है 351, क्या है, 351। तो 351 में ये चीज़ थी कि जो हमारा संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार करें, उसका विकास करें। संघ का क्या होगा, संघ का ये कर्तव्य होगा कि जो कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का क्या करे, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसको प्रचार प्रसार करे, उसको उसका विकास करे। ये किसका होगा, संघ का कर्तव्य होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ। तो हमारे जो अनुच्छेद थे ये कंप्लीट हुए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं क्या करूँगी उसको नेक्स्ट क्लास में याद से आपको वो चीज़ दोबारा से कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से और उसको समझा दूँ। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब देखो हमारे थोड़ा सा हम पीपीटी की तरफ देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखो 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। बता दिया मैंने। इसी को क्या विश्व हिंदी दिवस मनाने लगे हम, विश्व ने हिंदी दिवस। ठीक है, अब देखो भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान लिया गया है तथा संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता। कितनी संविधान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, 8वें में हिंदी से जुड़े प्रावधान हैं और उसी में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, 22। पहले 14 को मिली थी, अब 22 हैं टोटल। कौन कौन सी हैं देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी नहीं है तो आप याद कर लो। असमिया है, बांग्ला है, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। अब इसको कैसे याद करोगे, थोड़ा ट्रिक से याद कर लो, अगर होता है ट्रिक कोई बनती है आसान सी तो।
मैं देखूंगी अगर इसकी कोई ट्रिक होती है तो मैं ना इसको आपको कल एक बार ट्रिक से करा दूंगी, ठीक है, अगर इस बनती है, क्योंकि अभी तुरंत तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना बनाने में भी। अब देखो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अभी कितनी है? अभी 22 है, पहले 14 थी, ठीक है। अब संविधान 21वां जो संशोधन हुआ हमारा, कब हुआ था 21वां? 1967 में। उसमें क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ी गई। क्या जोड़ा? एक भाषा क्या जोड़ी गई? सिंधी। सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। तो 14 से कितनी हो गई? एक और जोड़ दिया तो 15 हो गई, है ना। अब देखो, अब फिर अगला संशोधन हुआ 71वां, जो हुआ 1992, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ये तो ऐसी ट्रिक थी, नमक नमक, न से नेपाली, मा से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है, इसको सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो इसको 3 को मिला के हो गई 18। उसके बाद हमारा जो संशोधन हुआ वो हुआ 92वें संशोधन 2003 में। कब हुआ? 2003 में। इसमें क्या क्या जोड़ी गई? इसमें जोड़ी गई हमारी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 4 क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये टोटल 18 + 4 हो गई हैं 22, ठीक है, हो गई, समझ आ गया। अब आगे क्या है? आगे यही है, देखो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है, और भाग 6 के अनुच्छेद 210 में क्या है? राज्य विधानमंडल की भाषा। ये लाइन आपको क्या करनी है? याद करनी है। आप एक बार इसको ऐसे ही रिवाइज कर लेना, ठीक है, इसको एक बार यहाँ से पढ़ लेना। वैसे सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो अगली क्लास में हम करेंगे वर्णमाला, यानी अब जो हमारा भाषा विज्ञान में है वो सिर्फ हमारी व्याकरण बची है, बाकी सारी चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमारी भाषा, बोलियाँ, अपभ्रंश, अवहट्ठ, सभी चीज़ें या संविधान से। अब हमारी जो बची है वो है वर्णमाला हो गई और लिपि हो गई, ठीक है। लिपि को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आपको अगर हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर नहीं किया है। और अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।